सभी दर्शकों का मैं मोनिका भार्गव सिंह स्वागत करती हूँ, सत्कार करती हूँ। आज आप देखेंगे मानव कौल द्वारा रचित नाटक पीले स्कूटर वाला आदमी। एपिलॉग थिएटर सोसाइटी की इस प्रस्तुति में निर्देशन किया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्नातक सुनीता तिवारी नागपाल ने। ये नाटक इंसान की जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को छूने की कोशिश करता है। इस कहानी का मुख्य पात्र एक व्यक्ति जो पीले रंग का स्कूटर चलाता है। ये व्यक्ति अपने आप में एक अनोखी पहचान रखता है, क्योंकि उसका स्कूटर और उसका जीवन दोनों ही साधारण लेकिन गहरे अर्थ से भरे होते हैं। नाटक शुरू हो उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर कर लीजिए। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक पीले स्कूटर वाला आदमी। मैं हूँ दर्द
सो रहा था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब ठीक है। फिर जॉन्डिस हो गया? फिर मतलब बचपन में होता था ना, और अब हुआ है, और लगभग ठीक भी हो गया है। मैंने तुम्हें मना किया था। अरे मैंने स्कूटर नहीं बेचा, बस सौदा तय कर रहा था। पर वो घटिया स्कूटर कोई खरीदना ही नहीं चाहता। स्कूटर बेचने के बारे में क्यों सोचा? सोचने से भी पीलिया हो जाता है क्या? तुम्हें हो सकता है। हाँ पता है, जब मैं छोटा था मुझे पीलिया हो गया। 2 बार? हाँ 2 बार। खूब झाड़ फूक कराई गई। मेरे पिताजी इसको लेकर गांव-गांव भटके थे। गाँव 2 गाँव भटके नहीं थे, गए। तब एक बाबा ने ताबीज दिया था और कहा 21 दिन में इसका पीलिया ठीक हो जाए, और उसकी जो भी सबसे पसंदीदा चीज हो उसको पीला होना चाहिए। अगर पीला नहीं है तो उसे पीला करवाओ। फिर हम इसको लेकर पूरे घर में भटके और पूछा, तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज कौन सी है? मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। मैंने उंगली सीधे स्कूटर पे रख दी और मेरे स्कूटर को पीला कराया गया। और पीलिया के डर के चक्कर में आज तक उसे साथ लेके घूम रहा हूँ। मुझे डर पीलिया का नहीं है, ये सब इनका वहम है। हर लड़के में मुझसे पूछते हैं। वो स्कूटर ठीक है ना? सर्विसिंग करवाई? 3 महीने हो चुके हैं। पर तुम्हारा हेलमेट किस रंग का है? मेरा लेटर मिला तुम्हें? हाँ मिला। पढ़ा? स्कूटर सर्विसिंग में दे दिया है। स्कूटर की सर्विसिंग के लिए लेटर नहीं लिखा था। मैं कल मिलने आ रहा हूँ तुमसे। हाँ पता है, आपने ऊपर ही लिखा है सुबह 7:30 बजे आ रहा हूँ। इसीलिए, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरा लेटर खोलकर कभी नहीं पढ़ते। पैसों की जरूरत है? नहीं। काम कैसा चल रहा है? मैं काम नहीं कर रहा हूँ, 2 महीने से छुट्टी ले रखी। जो हो गया उसे भूल जाओ। कोशिश कर रहा हूँ मैं, मगर आजकल ये बात बहुत दर्द करती है। किससे बता रहे हो? मुझसे या अपने आप से? मैं कहानी लिख रहा हूँ। जिस कहानी का तुम्हें अंत नहीं पता, उसे क्यों लिखना चाहते हो? मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। क्या पूछना चाहते हो? इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी गई थी? इसका जवाब तुम जानते हो। हाँ जानता तो हूँ, पर ये नहीं पता कि वो सही है या गलत। क्यों इस कहानी के पीछे पड़े हो? कुछ और नहीं लिख सकते? नहीं मैं लिख रहा हूँ। मैं आजकल एक चील की कहानी लिख रहा हूँ। हाँ एक चील की और एक बूढ़े की। वो बूढ़ा मेरे सामने वाली बिल्डिंग की 7वीं मंजिल की बालकनी में बैठा रहता है। मैं कहानी लिख रहा हूँ पर क्या? मेरी कहानी का हर पात्र पीला स्कूटर क्यों चलाता है? तुम पीले स्कूटर को भूल क्यों नहीं चाहते? मैं तो उसे जिंदगी से निकाल देना चाहता हूँ। ऐसा मत करना। क्यों? आपको डरे मेरी पीलिया से मौत हो जाएगी? हाँ। ऐसे कोई नहीं मरता है। हाथ लगाओ। तुम्हारे दादाजी ने सच मना किया था। अच्छा ठीक, मैं जिंदगी भर से अपने पास संभाल के रखूंगा। मेरी एक शर्त, आप मुझे कहानी का अंत बता दीजिए। तुम डरे हुए हो, तुम अंत जानना ही नहीं चाहते। नहीं मैं जानना चाहता हूँ, बताइए ना। ठीक है, देखो, कई चीजें जिंदगी में गणित के सवाल की तरह होती हैं, जिन्हें अगर आपको हल करना हो तो माना किसी शुरुआत करनी पड़ती है। तुम्हारी दिक्कत ये है कि तुम्हें इस कहानी का अंत मानना पड़ेगा। माना कि अंत ये है, इसलिए कहानी है। अच्छा हाँ। ठीक है, पर कम से कम इतना तो बता दीजिए, इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी गई थी? देखो बेटा, बोलिए। मैं आप कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम।
हमारे बीते हुए का हम पर अक्सर थोड़ा ज्यादा हक होता है हमारे वर्तमान से। दिनांक 18 मार्च 2004, जगह मुंबई। बच्चों का लगातार बड़े होते जाना जितना माँ बाप को खलता होगा, उतना ही बच्चों को खलता होगा माँ बाप का लगातार बूढ़े होते जाना। दिनांक 28 मार्च 2004, जगह मुंबई। मेरे पास एक कुदाली है जिससे मैं सफेद भविष्य के पहाड़ को काटता जा रहा हूँ और उसकी मिट्टी को पीछे ढकेल रहा हूँ। पीछे अतीत का बड़ा सा पहाड़ इकट्ठा होता जा रहा है। अतीत के पहाड़ पर घास उगाई, वो हरा भरा हो गया। जो घटनाएं जीते वक्त कड़वी लगती थी, वो अतीत के पहाड़ पर जाकर एक घना पेड़ बन गई जो छाया देता है। कुछ कहानियां अतीत में बिना अंत लिए होती है, अंत भी उस कहानी के साथ ही होता है। लेकिन आप ऐन उस वक्त पे मौजूद नहीं होते, या बहुत छोटे होते हैं, या वो अंत कहीं अधिक डरावना ना हो, इस शंका में आप उसे कभी जानना ही नहीं चाहते। ऐसी कहानियां एक बड़ा सा पत्थर बनकर अतीत के पहाड़ पर जम जाती है, जिसे आप जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं। रात होने के ठीक पहले मेरी आंख खुल गई। सुबह उठकर देखा तो पिछली रात से पूरे दिन तक मैं सोता रहा। इस बीच मेरी आंख खुली भी थी सुबह 7:30 बजे। फिर सो गया। अब सर भारी हो रहा था। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। खुद को कोसने लगा। क्या हो रहा है ये मेरे साथ? और वैसे भी पिछले 2 महीने से मैं कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन एक पूरा दिन वो भी पिछली रात के साथ सोते हुए गुजार देना। मैं सोच रहा था कि एक दिन में वो लोग कितना आगे बढ़ गए होंगे जो परसों तक मेरे साथ थे। उठकर पानी पिया। कुछ समझ नहीं आया तो चाय चढ़ा दी। लेकिन अब मैं पूरी रात कैसे बिताऊंगा? और वैसे भी नींद का आना तो रात के साथ आपके संबंध पर निर्भर करता है ना। मैंने चाय छानी और मैं बालकनी में आकर खड़ा हो गया। पूरा शहर मेरी बालकनी से नहीं दिखता था। बस सामने की 2 ऊंची बिल्डिंग
और उनके बीच से मुझे शहर की चौड़ी सड़क हाईवे दिखती थी। मुझे बालकनी से इतनी सी दुनिया देखने की आदत पड़ गई, तो जब भी देखता घंटों वहीं खड़ा रह जाता, हर बार, क्योंकि दुनिया मुझे पूरी तरह सम्मोहित कर लेती थी। असल में ये सामने की मंजिलें, ये चौड़े चौड़े घर, ये सारी मंजिलें, ये सब मेरे घर के अंदर का ही हिस्सा थे। हाँ, बाहर बोलकर मैं इन्हें बाहर करने की कोशिश जरूर करता था, लेकिन मैं खड़ा रहा। चाय आधी पी चुका था, आधी ठंडी भी हो चुकी थी, फिर भी पिए जा रहा था। तुम कौन हो? देखो, तुम ये नहीं जानना चाहते जो तुम पूछ रहे हो। हाँ, तो मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम रोज कहाँ जाते हो? तुम रोज मुझे क्यों देखते हो? वो मेरा चाय पीने का वक्त होता है, मैं रोज तुम्हें बालकनी से जाता हुआ देखता हूँ। मैं भी तुम्हें रोज मुझे देखते हुए देख रहा हूँ। तुम हाईवे पे रुकते हो ना, मुझे क्यों देखते हो? तुम बालकनी में खड़े होते हो तो मुझे क्यों देखते हो? तुम्हें अपने बाप से प्रॉब्लम है ना? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी माँ के साथ सोता था। सभी अपने अपने तरीके से रात के साथ सोते हैं। हर आदमी का रात के अंधेरे के साथ अपना संबंध होता है। अब अगर ये संबंध अच्छा है तो आपको नींद आना चाहिए, लेकिन अगर ये संबंध खराब है तो आपके जीवन के छोटे छोटे अंधेरे आपकी रात के अंधेरे में घुस जाते हैं, जो आपको सोने नहीं देते। पिताजी के आए सभी लेटर्स को मैं खोलकर पढ़ चुका हूं, सिवाय इस अंतिम लेटर के। ऊपर ही लिखा है, सुबह 7:30 बजे आ रहा हूं। तभी मुझे बेल सुनाई दी, डोर बेल। मैं मुड़ा नहीं, वो मुझे फिर सुनाई दी। मुझे मुझे हंसी आने लगी। ये फिर आ गए। असल में मेरे घर में तो डोरबेल थी ही नहीं। दरवाजा खोलो। नहीं। क्या हुआ? आज भी कुछ खा लिया है क्या? दरवाजा खोलो। देखो, आज मैं सोच रहा था कि मत सोचो, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। दरवाजा खोलो। तुम जिद मत करो ना। मैं जिद नहीं कर रही, और देखो अगर तुमने देर करी तो मैं चली जाऊंगी। फिर कोई और आएगा जिसे तुम्हें सहना पड़ेगा। तो बताओ, मैं जाऊं या तुम्हें बचाऊं? जब आपको पता होता है कि दूसरी तरफ कौन है, तब दरवाजा खोलना आसान हो जाता है। आसान काम मैंने कर दिया। पता नहीं क्या हुआ, पर मैंने दरवाजा खोल दिया। नहीं, आज नहीं। क्यों? आज क्यों नहीं? सोमवार के दिन तुम्हारा उपवास होता है क्या? लोग झूठ बोलते हैं कि समय अपनी रफ्तार से चलता है। असल में समय बहुत बुरी तरह से थमता है और बहुत तेज चलता है। समय के अपने अलग खाली घेरे होते हैं, और इन खाली घेरों का अपना अलग समय और अपनी अलग रफ्तार होती है। तुम अपने समय से नाराज हो? तुम यहाँ कितनी देर रुकोगी? तुम बताओ। क्यों? तुम आज कुछ तय करके नहीं आई? आई थी ना? तो फिर भी तुम पर है। क्या? तुम्हें पता है। देखो, तुम मुझे डराती हो। तो मैं तुम्हें बचाती भी तो हूँ। मैं बचना नहीं चाहता ना। वो तो मैं कब से कह रही हूँ कि आज मत जाओ। तुम जानना चाहती हो ना? मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। देखो, आज मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। क्या? फिर से कहना
मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? तुम अकेले ही हो। हाँ, इतना मजा आता है ना ये बातें करने में। अच्छा तुम ये छोड़ो, पर इसका जवाब दो कि एक नदी में छोटी सी नाव में एक भैंस खड़ी है और अब ये नाव डूबने वाली है। मतलब इसमें अगर एक भी कंकड़ डाला तो ये नाव डूब जाएगी। तभी भैंस गोबर कर देती है। तो बताओ ये नाव डूबेगी कि बचेगी? बोलो ना। क्या है, एक नदी में एक नाव में एक भैंस खड़ी है, नाव डूबने वाली है। हाँ। कंकड़ भी डाला तो डूब जाएगी। बोलो भी। अरे रुको तो सही, बोलो ना। तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? फंस गए ना। हाँ मैं फंस चुका हूँ, लिखना चाहता हूँ। तुम्हें किसी की जरूरत है। तुम्हारी नहीं, इतना पता। ठीक है, तो अब जब तुम्हें मेरी जरूरत हो तो तुम मुझे मत बुलाना, मैं अपने आप आऊंगी। इससे तुम्हें ये तो तसल्ली रहेगी कि तुमने मुझे नहीं बुलाया है। तुम्हें पता है देर तक सोते रहने से क्यों जैसे सवाल उठते हैं? इन सारे सवालों का मेरे पास एक ही जवाब है, मैं सो जाता हूं। तुम सो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। हाँ हाँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? मैं भीड़ में खो जाने से डरता हूँ, मैं भीड़ का हिस्सा बनने से डरता हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारे चुटकुले याद कर लिए हैं। सुनो। रहने दो। लाल पीली नीली हरी शर्ट पहनता हूँ, जब भी घबराता हूँ बाथरूम चला जाता हूँ, रोज शेव करता हूँ और हमेशा घर से 2 अलग किस्म के अखबार पढ़कर निकलता हूँ। हाँ, ज्यादा चीजें तो पता नहीं होती, लेकिन किसी भी विषय पर लगभग 1 घंटे बोल सकता हूँ। और हाँ, मैं पीला स्कूटर चलाता हूँ। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? क्यों दूसरों की कहानी में अपना सुख ढूंढ रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में। तुम्हें पता तो है। कहानी शुरू करें? हाँ, कहानी शुरू करते हैं। बैठो। हाँ, शुरू करें? हाँ। दिनांक। मुझे पिताजी को स्टेशन लेने जाना था, भूल गया। अरे पापा, खुश रहो और रह सको तो। मैं आने ही वाला था आपको स्टेशन पर लेने। उसकी क्या जरूरत है? कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? बहुत गैस बन रही है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? बाथरूम। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? क्या हाल बना रखा है बाथरूम का? तुम्हें अपने बाप से प्रॉब्लम है ना? चुप रहो। क्योंकि वो तुम्हारी माँ को छोड़कर चले गए थे, फिर भी बार बार उनसे मिलने आते थे। क्यों? शायद उनके साथ सोने, और जब भी आते थे तुम्हें 10 रुपए देकर चॉकलेट के लिए भेज देते थे। माँ भी उनके लगातार आने के डर से चल बसी। तुमसे मिलने की जिद क्यों करते हैं? क्यों मिलना चाहते हैं तुमसे बार बार? चॉकलेट खाओगे? आप यहाँ कितने दिन रुकेंगे? तुम कहो तो मैं अभी जा सकता हूँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। चाय लेकर आता हूँ। क्या कर रहे हो आजकल? इतना क्यों छोड़ दिया? कुछ नहीं कर रहा हूँ। सुना है तुमने कोई जॉब ज्वाइन कर लिया है? हाँ, कर लिया था। 2 महीने से छुट्टी ले रही थी। क्यों, मेरे मरने का शोक मना रहे हो? भाई लिखना क्यों छोड़ दिया? मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ पापा। किसकी कहानी लिख रहे हो? बताया तो था आपको, उस बूढ़े की। हाँ, वो बूढ़ा मेरे सामने वाली बिल्डिंग की। क्या हुआ? मुझसे बात नहीं करना चाहते? ये मेरा अंतिम लेटर अब तक क्यों नहीं खोला? जब बात करने की इच्छा हो तो बुला लेना, मैं इंतजार करूंगा। नमस्ते। आओ, अंदर आ जाओ।
नहीं देखा। हाँ, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, बालकनी से इशारा भी कर रहा था, साथ मंजिल चल कर आ रहा हूँ। मेरी लिफ्ट भी काम नहीं कर रही है। क्या बात है, बोलो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी वही लगता है जो मुझे लगता है। पता है, क्या लगता है? मुझे लगता है कि कल का दिन सांत्वना है, आज का दिन बीत आज तो बीत गया, जैसे तैसे बीत ही जाएगा ना। फिर मुझे लगता है कि कल प्रिया खुलेगी, सूरज उगेगा और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं बरसों से बालकनी में बैठा सो रहा। आजकल चीफ को देखता हूं, वो दूसरी हो चुकी है, हटी सी एक पेड़ के ऊपर बैठी रहती है। बहुत से जवान तो उसे चोंच मार कर भागते हैं। क्या जवान पाओ का डर, पर उसने उड़ना छोड़ दिया है। उसने परिश्रम मैं उसके परों को आजकल इकट्ठा कर रहा हूं रोज, और चलता हूं, पर वो उड़ेगी ना। मैं उसे आसमान में गोल गोल ऊपर उड़ते हुए देखना चाहता हूं। एक दिन 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान देगा। तुम बचा सकते हो उसे? नहीं बचा सकता, क्योंकि चील अब उतना ऊपर नहीं उड़ सकती। देखो, चाहो तो बचा सकते हो, बस कहानी का अंत बदल दो। खैर छोड़ो, वैसे भी तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। मैं थका नहीं हूँ, सोना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? हाँ हाँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी गई थी? ये बहुत बड़ा सवाल है, कुछ दूसरा पूछ लो ना। ये लो, छोड़ो इसे। नहीं, तुमने लिखना क्यों छोड़ दिया? अब मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे मेरी हर कहानी के हर पात्र में अपना बाप दिखाई देता है, और मेरी हर कहानी मेरी माँ की कहानी होती है, जिसमें मेरा बाप मेरी माँ को डरा रहा होता है, और कहानी के अंत में वो बहुत जोर से हंसता है और एक ही बात पे बोलता है। ये लो 10 रुपए, जाकर चॉकलेट ले आओ। मेरे स्कूटर पर घूमने चलेंगे। और कहानी वहीं रुक जाती है। नहीं, पर अब मुझे दूसरे लोग भी तो दिखने लगे हैं। मैं उस बूढ़े की कहानी लिख सकता हूँ। मैंने हमेशा इसे बालकनी में धूप सेकते हुए देखा है। धूप हो या ना हो, वो हमेशा धूप सेकता रहता है। इसने अपने जीवन में सिर्फ 4 ठोस चीजें की। पहली अपनी बेटी की शादी, घर वापस आ गई, पति ने छोड़ दिया। दूसरा टीवी और फ्रिज खरीदा। फ्रिज में आजकल बर्फ नहीं जमती है, और टीवी बहुत पुराना हो चुका है, इसीलिए सिर्फ 8 ही चैनल देखे जा सकते हैं। और तीसरा इसने तीसरा, ये तीसरा चौथी ठोस चीज क्या है? मेरा सर भारी हो रहा है। देखो, तुम एकदम सही जा रहे हो बूढ़े के बारे में। पता है, पर हाँ, सोचो सोचो। वो तीसरी और चौथी चीज बूढ़े के बारे में। हाँ, नहीं, मैं बचना चाहता हूँ। देखो, अभी तुमने खुद ने कहा कि तुम बचना चाहते हो, बोलो बचाओ। उस बूढ़े के पास एक पीला स्कूटर है। हाँ, मेरे पास तीसरी ठोस चीज ये है। तुम फिर अपने बाप को बीच में घसीट लाए। बचाओ। तुम्हें कहानी लिखनी है, इसे छोड़ो और बूढ़े के बारे में सोचो। मेरी तरफ देखो, कपड़े उतारो। चौथी ठोस चीज क्या है? तुम्हें मेरी जरूरत है या अरे बचाओ? रुको, ये गलत है। जब तक मैं अपनी कहानी नहीं लिख लेता, मैं किसी और की कहानी नहीं लिख सकता हूँ। मुझे पहले अपनी कहानी लिखनी है ना। तो फिर उस बूढ़े का क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैं चली। नहीं, रुको ना, मुझसे बात करो। तुम्हें तो मेरी जरूरत ही नहीं है। नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। इधर आओ, तुम कुछ और बात करो। ठीक है, तो सुनो।
कहानी नहीं सुननी है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें वो सुनाऊंगी जो तुम सुनना चाहते हो। मैं पूरी जिंदगी चेहरों के पीछे भागा हूँ। मैं पूरी जिंदगी चेहरों के पीछे भागी हूँ। असल में मैंने चौकोर सांस लेना शुरू कर दिया था। और इन चौकोर सांसों के अपने अंधेरे कोने हैं, जिसमें बहुत सारे चेहरे छिपे बैठे हैं। और ये एक तरह की चौकोर कुएं जैसा है, जिसमें मैं जब भी आवाज लगाती हूँ तो मुझे अपनी नहीं किसी दूसरे की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। और फिर मैं उस आवाज के पीछे भागती हूँ और वो आवाज एक चेहरे में बदल जाती है। और फिर मैं उससे पूछती हूँ, तुमने फिर अपनी कहानी शुरू कर दी। क्यों? जब तुम्हें अपनी हर कहानी में अपना बूढ़ा बाप दिखाई दे सकता है, तो तुम्हारी कहानी में मैं अपनी एक लाइन भी नहीं जोड़ हाँ तो सकती। कपड़े उतारो जैसे घटिया शब्द तो मत जोड़ो। और जब तुम कहते हो कपड़े उतारो, तब तो तुम्हें बड़ा मजा आता है। अच्छा, तुम ये छोड़ो और इसका जवाब दो। एक नदी में छोटी सी नाव में एक भैंस खड़ी है। अब ये नाव डूबने वाली है, मतलब इसमें अगर एक भी कंकड़ डाला तो ये नाव डूब जाएगी। तभी भैंस गोबर कर देती है। तो बताओ, ये नाव डूबेगी या बचेगी? नदी, भैंस, बोलो भी। नाव डूबेगी। गलत। उत्तर है नाव नहीं डूबेगी, क्योंकि अब तक जो गोबर भैंस के पेट में था, अब वो नाव में है, इसलिए नाव नहीं डूबेगी। बचपन में भी मेरे लिए नाव डूबती थी और अब भी मेरे लिए नाव डूबेगी। अरे नहीं डूबेगी। नाव डूबेगी। अरे नाव नहीं नाव डूबेगी। डूबेगी। अरे नाव नहीं नाव नहीं डूबेगी। डूबेगी। नाव डूबेगी। बहुत पहले मेरी उंगली में फांस गड़ गई थी। हाँ, ये फांस बहुत भीतर तक चली गई थी। बहुत दर्द हो रहा था, खून भी निकल रहा था। जब मैंने उस फांस को बाहर खींचना चाहा तो वो टूट गई। आधी फांस तो भीतर ही रह गई। मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। डर के मारे मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गया। करीब एक हफ्ते तक दर्द रहा, फिर कम होने लगा। अब उसका कम होना मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। मुझे अजीब लगा। असल में मुझे इस फांस के साथ रहने की आदत हो गई। 2 हफ्ते बाद ये दर्द पूरी तरह से खत्म हो गया। तो पता है मैंने क्या किया? मैंने अंदर घुसी हुई फांस को और अंदर कर दिया। फिर खून निकला, दर्द हुआ। ये फांस मेरी उंगली में आज तक है, आप देख सकते हैं। हाँ, ऐसे देख सकता। ये अभी तक तुम्हारे पास है। हाँ, क्या चाहते हो? पता नहीं, तुम्हें पता है। दर्द कम हो रहा है। मुझे दूसरी फांस की जरूरत है। नहीं, अभी नहीं। अरे पापा, आप कैसे हैं आप? बहुत बड़ा हो गया है तू। पापा, मैं भी आपकी जैसा बनना चाहता हूँ। बेटा, मेरे जैसा बनने के लिए तुम्हें बहुत कसरत और वर्जिश करनी पड़ेगी। पता है, जब मैं मिलिट्री में था तो बॉक्सिंग करता था। एक दिन रिंग में मैंने अपने सीनियर का कान काट लिया। रोता हुआ गया था वो। हाँ, बाद में उसने कोर्ट मार्शल करवा दिया, पर मैं उस वक्त भी मुस्कुराता रहा। तेरा बाप कभी नहीं रोया। आप कभी रोए नहीं पापा? मेरे पापा कभी नहीं रोए। पापा, हाँ बेटा। आप रैम्बो को भी बॉक्सिंग में हरा सकते हैं। हाँ बेटा, तो बॉडी से कुछ नहीं होता, जिगर होना चाहिए। पापा, आप रोते हैं। बहुत दिन से तेरे साथ बॉक्सिंग नहीं लड़ी। चल आ जा। बॉक्सिंग? हाँ बेटा। अभी? हाँ, इस पे मारो। आओ। जब आपके छोटे भाई की मौत की खबर आपको मिली थी, तो आपने अपने आप को बाथरूम में क्यों बंद कर लिया था? आप बाथरूम में क्या कर रहे थे? तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो, बहुत जल्दी थक जाते हो। हाँ, मैं हमेशा थक जाता था। मैं बहुत जल्दी थक जाता था। चलो, एक ताश की बाजी हो जाए। ताश? हाँ बेटा। अभी? आओ इधर आओ। बचपन में ही मुझे चश्मा लग गया था। पापा ने 5 बार मेरी आंखों का चेकअप करवाया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी को भी कभी चश्मा लग सकता है। मैं आंखों का चेकअप करवा कर थक गया। मैं हमेशा थक जाता था। मैं बहुत जल्दी थक जाता था। फिर आ गया। ये शय और ये माँ। अब रोना मत, एक और बाजी खेलते हैं। फिर एक दिन स्कूल में मेरे दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे को चाटा भी नहीं मारा, बस मुंह से मारा, फिर से मारा, फिर से मारा।
ये हवा से निकालते रहे। वो बच्चों जैसी लड़ाई होती है ना जिसमें चाटे घुसे नहीं पड़ते, बस कपड़े गंदे हो जाते हैं। मेरा पैंट घुटनों पर से फट गया था। घर पर पापा ने देख लिया तो पूछने लगे किसने मारा। मैंने कहा लड़ाई हुई लेकिन मारा किसी ने किसी को भी नहीं। उन्हें लगा मैं उनसे कुछ छुपाता हूँ। वो तुरंत मेरे दोस्त के घर पर गए, उसके पापा को खड़े होकर गालियां दी और जब मेरे दोस्त उससे माफी मांग गया तो चाटा मार दिया। इस बात के लिए मेरे दोस्त मुझे हमेशा चिढ़ाते रहे, ए इसे छूना मत वरना बदला लेने इसका बाप घर तक आ जाता है। ये सुनते सुनते मैं थक गया था। मैं हमेशा थक जाता था। मैं बहुत जल्दी थक जाता था। फिर आ गया। मुझे ताश खेलना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपने कभी मेरे साथ ताश नहीं खेला है, इसीलिए। तुम्हें चश्मा लग गया था ना, इसलिए। आपने मेरे दोस्त को चाटा क्यों मारा था? इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी गई थी? बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप? बात हो। एक अजीब सा बुखार आजकल मैं महसूस करता हूँ। ये बुखार बढ़ता भी नहीं है और घटता भी नहीं है, बस रहता है वहीं आपके भीतर। देर तक सोते रहने से क्यों जैसे सवाल उठते हैं? इन सारे सवालों का मेरे पास कभी कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि मेरी कहानियां अधूरी रह जाती हैं, पूरी नहीं हो पाती। हमेशा कहानियां। हाँ, मेरी कहानी अब शुरू करें? हाँ। हाँ तो मेरी कहानी। मेरे दादाजी काले थे। मेरे दादाजी काले थे। मेरे पिताजी गोरे। मेरे पिताजी गोरे। और मैं बहुत गोरा। और मैं बहुत गोरा। मेरे पिताजी बहुत काले। वो कहते थे वो रात में पैदा हुए इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि वो दिन में पैदा हुए होते तो गोरे होते। मेरी तरह मेरी माँ काली थी, मेरे पिताजी बहुत काले और मैं गोरा। पर मेरे पिताजी खुश रहते थे। उन्हें यही कारण सबसे सही लगता था कि मेरा बेटा सुबह पैदा हुआ इसलिए रात अपना रंग उस पर नहीं छोड़ पाई। वो बच गया, मेरा बेटा बच गया। रात में हमेशा वो उठकर मुझे देखते थे। रात में मैं उन्हें बहुत सुंदर दिखता था। ये बात वो मुझे सुबह बताते थे। रात में बहुत सुंदर दिख रहा था, सुंदर दिख रहा था। अरे पापा, आगे वाला था आपको फिक्र कर देंगे। उसकी क्या जरूरत है बेटा? क्या मुझे तुम्हारा घर नहीं पता है? दोपहर का आसमान बहुत अच्छा दिखता है। दोपहर का आसमान बहुत शांत होता है। क्या ढूंढ रहे हैं? तुम्हारी माँ को। एक सारे धब्बे सी चील मंडराती हुई दिखाई देती है। बेटा तुमने अपनी माँ की तस्वीर नहीं लगाई? मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैंने चील को देखना शुरू किया और कब आसमान को देखना। बेटा अब मैं अकेले नहीं रह सकता, मुझे किसी की जरूरत है। पर अब चील नहीं उड़ती, उसके ऊपर चढ़ते। बेटा तुम शादी कर लो। चील के पर चढ़ना बड़ा अजीब लगता है। माफ करना। जैसे कोई शेर बूढ़ा हो गया हो और
आपने उसके झड़ते हुए दांत देख लिए। बेटा तुम कोई दुकान क्यों नहीं खोल लेते? आजकल एसटीडी पीसीओ बहुत चलता है और साथ में जेरोक्स डालो तो पैसा ही पैसा। तुम अपना लिखते रहना, दुकान मैं संभाल लूंगा। नहीं पापा, मुझे मेरी कहानी पूरी करनी है। फिर क्या हुआ था? अपनी माँ के नाम पर रखना एसटीडी पीसीओ का नाम, सावित्री एसटीडी पीसीओ एंड जेरोक्स। अच्छा है ना? फिर मेरी शादी हो गई। सावित्री नाम था लड़की। पिताजी ने सिर्फ इसलिए उससे मेरी शादी की क्योंकि वो रात में पैदा हुई थी और बूढ़ी। कहते थे कितनी भाग्यशाली है, रात में पैदा होकर भी गोरी है। हमारे पैदा होते ही उसे घटनाएं सालों में बटी होती है और साल भी तो हमें घटनाओं के रूप में ही याद रहते हैं। जिस साल की कोई घटना नहीं, समझो वो साल तो हमने जिया ही नहीं। और कुछ घटनाएं इतनी बड़ी होती है कि वो एक पूरा जीवन लगती है, जिसे हम अलग अलग तरीके से जीते रहते हैं। ये उन दिनों की बात है जब नया टीवी आया था हमारे घर में। बहुत कम लोगों के यहाँ टीवी हुआ करता था। सावित्री मुझे टीवी से प्यार हो गया। मेरे पिताजी उन्हें अलग कमरे में शिफ्ट भी कर दिया गया। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा वो दर्शन होता था सैटरडे संडे को। दादाजी को फिल्म देखते हुए दिखता था। सैटरडे संडे को हमारे यहाँ बहुत भीड़ हुआ करती थी। सावित्री के दोस्त आते थे ना, और खासकर संडे को तो मेरा अपने घर में घुसना मुश्किल हो जाता था। सावित्री को पिताजी का फिल्म देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि पिताजी के शरीर से बदबू आती थी पेशाब की। सावित्री ने गलत किया। क्या गलत किया था माने? बेटा, इस दुनिया में इतनी कहानियां बिखरी पड़ी है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, फिर क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? क्योंकि मैं एक ही तकलीफ बार बार नहीं जी सकता हूँ, इसीलिए। पता है, जब मैं सपने देखा करता था तो मैं उन सपनों को नहीं भुला पाया जिन्हें मैं देखना चाहता था। मेरे सपने बस आते थे और मैं उन्हें देख लेता था। मैं अपने सपने में अपने बेटे को कुछ बनाना चाहता था, पर वो नहीं बना। तो मेरे सपने जैसा ही था, वो जैसा था वैसा ही मेरे सपने में आ जाता था। क्या गलत किया था माने? देखा, पापा मैं कुछ पूछ रहा हूँ। पापा, अरे सावित्री ने क्या गलत किया था? सावित्री ने जो गलत किया था ये तो तुम्हें पता है। पता है मुझे, पर एक चीज नहीं पता, तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? पता नहीं, शायद मैं एसटीडी पीसीओ खोलना चाहता था, नहीं खोल पाया इसलिए पीला स्कूटर चलाता हूँ। और वैसे भी इस देश में आदमी कौन से रंग का स्कूटर चला सकता है? सबसे पहले तो स्कूटर चलाते ही वो मिडिल क्लास का हो जाता है। वो हरे रंग का स्कूटर नहीं चला सकता, वो भगवे रंग का स्कूटर नहीं चला सकता, वो लाल रंग का स्कूटर नहीं चला सकता। तो वो कैसे बताएगा कि मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, किसी का भी नहीं हूँ? पीला रंग बचा हुआ है तो पीला स्कूटर चलाता हूँ। और हाँ, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ। अब बताओ क्या गलत किया था सावित्री ने? हाँ, वो सावित्री है। सावित्री ने दादाजी का संडे को टीवी वाले कमरे में जाना बंद करवाया था। पिताजी का संडे को फिल्म देखना बंद करवा दिया के सावित्री के दोस्त आते थे। मैंने सावित्री को समझाया, पिताजी को फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है, वो पूरे हफ्ते 2 दिनों का इंतजार करते हैं, पर सैटरडे संडे को तो उनका काम का समय नहीं लगता। वो खाना पीना तक भूल जाते हैं, पर वो नहीं भाई, उनका कमरे में आना बंद। लेकिन टीवी की आवाज उनके कमरे तक आती। हाँ, टीवी की आवाज सुन के कमरे तक आती थी। मुझे उस वक्त भी फिल्म देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा ना, मैं तो बस
दादाजी को फिल्म देखते हुए देखता था। मैं हर संडे को उनके कमरे के गेट से मंडराया करता था। मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। अगर दादाजी ने मुझे कह दिया मुझे टीवी वाले कमरे में ले चलो तो क्या करूंगा मैं? माँ ने सब मना किया। हालांकि मुझे माँ का भी उतना डर नहीं था। असल में दादाजी दिन भर में कुछ ही शब्द बोल पाते थे और मैं उनके पूरे वाक्य को जाया होते हुए नहीं देख सकता था। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा अगर यहाँ फिल्म चल रही है तो दादाजी वहां पर क्या कर रहे होंगे। आजा। तो मैं एक स्टूल ले आया, स्टूल पर चढ़ा, खिड़की का पर्दा हटाया और देखा तो देखता क्या हूं, दादाजी अपने पलंग पर लेटे हुए हैं। उनकी आंखें माथे की ओर चढ़ी हुई हैं। वो टीवी वाले कमरे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं और चेहरे पर वैसे भाव बदल रहे थे जैसे टीवी देखते वक्त बदला करते थे। वो हंस रहे थे। वो रो रहे थे। अब वो चुप थे। वो फिल्म देखना सुन रहे थे। बैठ जाने से पहले नींद आ जाती। अब बैठे बैठे थकना पड़ता, लेकिन नहीं आता। हमारी उम्र में नींद आने के लिए बहुत से पहले वो आपका रात के साथ संबंधों पर भी निर्भर करता है। बचपन में पिताजी कहते थे सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ। पर हम सोते नहीं थे। फिर वो कहते थे आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और सपना देखो। जैसे ही सपना मिल जाए मुझे बता देना। तेरे अच्छे सपने की तलाश यहीं से शुरू हो जाती। जैसे ही सपना मिलता एक आवाज आती, उठो उठो घूमने चलना है। और सुबह हो जाती। आजकल रात पूरी चलती है। थकी हुई उबासी की तरह सपने आते हैं और वहीं पर खत्म हो जाते हैं। मैं रोज सुबह घूमते हुए टूटा फूटा सपना अपने पिताजी को सुनाता हूं। मेरे पिताजी को भी नींद नहीं आती थी। अब सोचता हूं वो दिन भर अकेले एक कमरे में क्या करते हैं। कमरा जिसमें सुबह और रात का पता खिड़की से रोशनी के आने जाने से चलता। एक बल्ब था नीरस सा, जिसे जला दो तो लगता था कि सुबह होगी और बुझा दो तो लगता था रात। वो मुझे देखकर मुस्कुरा देते थे। बल्ब जलाने का काम मेरा था। जब भी मैं उनके कमरे में बल्ब जलाने जाता था वो मुझे देखकर मुस्कुराते थे। हाँ, वो मुस्कुरा देते थे क्योंकि बल्ब बुझाने का काम मेरा था। मैं जब भी दादाजी के कमरे में बल्ब बुझाने जाता तो मुझे देखकर हमेशा सचेत हो जाते, जैसे कि उस कमरे में और भी बहुत से लोग हैं जिन्हें दादाजी मुझसे छुपाना चाहते हैं। और जब मैं उनसे पूछता दादाजी वो कौन लोग हैं जिन्हें आप मुझसे छुपाना चाहते हो, तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट छा जाती थी, जैसे कि वो रंगे हाथों पकड़े गए हो। मैं चुपके से जाता और वहां से बल्ब बुझाकर भाग आता था। अरे तुम कहां चल दिए? चाय चढ़ा, इसका क्या होगा? पता नहीं। कहानी पूरी नहीं करोगे क्या? करूंगा ना। कब? अभी अभी चाय ब्रेक है। रुको। मैं चाय भी नहीं पी सकता क्या? अरे तो चाय पीते वक्त क्या सोचोगे? ये मैं अभी कैसे बता सकता हूँ? हाँ तो अभी सोचते हुए जाओ ना कि चाय पीते वक्त क्या सोचोगे। अच्छा हाँ ठीक है, मैंने सोच लिया है। क्या? मैं अभी क्यों बताऊं? अब कहाँ जा रहे हो? घर में शक्कर के 5 दाने भी नहीं है।
शक्कर लेके आता हूँ। पीलिया, पीला स्कूटर चलाने से ठीक हो जाता है। विश्वास करना पड़ता है। पीलिया के कारण मुझे पीले रंग से नफरत है। मुझे तो इस बात पर ही हंसी आती है, कोई आदमी पीला स्कूटर कैसे चला सकता है। लेकिन मेरे पिताजी के पास इस बात के कई कारण थे और वो अपने सारे बचकाने कारण मुझे लिखकर बताते थे। बाद में ये हुआ कि मैंने उनका लिखा हुआ पढ़ना ही बंद कर दिया। छोटे सवालों के छोटे जवाब, लेकिन कुछ सवाल इतने बड़े होते हैं कि उनके जवाब नहीं होते। वो आपके साथ रहने लगते हैं। मैं जब भी पिताजी को अपने लिखे हुए कारणों के बारे में बताता था ना, तो उनसे एक ही बात कहा करता था कि वो मुझे मेरे सपनों जैसे लगते हैं, टूटे फूटे, आधे अधूरे, बचकाने से। मैंने हमेशा अपने लिखे सपनों में अपने बेटे से अपने बचकाने सपनों का जिक्र किया, लेकिन अंत एक ही लाइन से किया, तुमसे मिलना चाहता हूँ, कब आऊं? जवाब कभी नहीं मिला, क्योंकि उसने मेरे सपनों को खोल कर पढ़ा ही नहीं। फिर मैंने खत के ऊपर लिख दिया, सुबह 7:30 बजे आ रहा हूँ। अंदर आऊं या ना आऊं? तुम अंदर आ चुकी हो। क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हो। इतना मत सोचो। इतना सुख मिलता है ना तुम्हारे सामने बेचारा बनने में। बेचारी मैं। तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी ना? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? हाँ, मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ कभी ना आओ। क्यों? मुझ में भी कोई खास ढूंढ रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है, जब भी तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे यूँ लगता है कि तुम मुझसे बदला ले लो। किस बात का? वो चीज जो तुम्हारे पास नहीं है उसका, या वो चीजें जो तुम्हारे ही पास है। तुम्हें पता है, जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ ना, उनसे कहीं ज्यादा उन बातों की कतरनें मेरे घर में बिखरी रहती है। और वो क्या बात है? मुझे वो कहानी पूरी करनी है। क्या कहती है तुम्हारी कहानी? और कब तक पूरी हो जाएगी? आज पूरी करनी है, क्योंकि पिताजी के आए सभी लेटर्स को मैं खोलकर पढ़ चुका हूँ, सिवाय उस अंतिम लेटर के। अगर ये खुल गया ना, तो कहानी यहीं रुक जाएगी। आइए पिताजी, समझ गए। बेटा, यहाँ सब ठीक है ना? मुझे कई दिन से बहुत बुरे सपने आ रहे थे। मुझे लगा जैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, तुम फिर बीमार पड़ गए, तुम्हें जॉन्डिस हो गया है बेटा। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं चला आया। आराम से। सोचा कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह लूंगा तो ठीक हो जाएगी। वैसे मैंने अपने लिखे सारे लेटर्स के अंत में तुमसे पूछा है कि मैं तुमसे मिलने आऊं, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता है मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं है। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं खुद आपसे मिलने, लेकिन मुझे बोलोगे क्या तुम? पानी लाऊं आपके लिए? नहीं बेटा, जो पूछना चाह रहे हो वो पूछ लो। पापा, आप बल्ब जलाने जाते थे ना, तो इंदिरा गांधी के मरने की खबर आपने नवना जी को क्यों नहीं दी थी? बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। देखो, वो कह चुके हैं, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पापा, मेरी गलती की मुझे परवाह नहीं है। और आप ये मत पूछना। माँ को छोड़कर क्यों चले गए थे पापा? उनकी तबीयत सही नहीं है और तुम बाद में बार बार माँ से मिलने क्यों आया करते थे? पता है,
मैं और पिताजी रोज सुबह घूमने जाया करते थे ना, तो पिताजी को मैं अपने सपने के बारे में बताया करता था हर रोज। तब पिताजी के रंग की एक काली चील उनके सिर के ऊपर मंडराया करती थी। पिताजी कहते थे जब मैं ना रहूं तो तुम अपने सपने इस चील को सुना देना और मान लेना कि मैं सुन रहा हूं। मैंने मान लिया, आज तक यही मानता आ रहा हूं। तुम्हें भी अंत मानना पड़ेगा बेटा। तुम भी अंत मान सकते हो, तो अंत मान लो और खत्म करो कहानी। आजकल सपने नहीं आते। पूरी रात चलती है। सोते रहना एक बड़ी कला है जो एक उम्र के बाद कम होती जाती है। अब सुबह घूमने भी नहीं जाता हूँ क्योंकि चील बूढ़ी हो चुकी है, उसके पर झड़ते हैं। मेरे घर के सामने एक पेड़ के ढूंढ पर बैठी रहती है। रोज सुबह घर से निकलकर उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता हूँ। मेरे पास कोई सपना नहीं होता, पर चील सपना सुन रही होती है। वो मान लेती है, वो बेटा वो मान लेती है। वो मान लेती है कि मेरे पास कोई सपना है जिसे वो सुन रही हो, और मैं भी मान लेता हूं कि वो सपना सुन ही रही होगी। पापा, आपने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? वो जवाब दे चुके हैं। बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये तो मुझे पता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन उस डर का क्या करूं जिसे मैं अपने भीतर पाल रहा हूं, जो बढ़ता भी नहीं है और घटता भी नहीं है, बस रहता है वही आपके भीतर। ये डर है शब्दों का, अनकहे शब्दों का, जो कोई आपसे कहना चाह रहा था पर आप उसे अनसुना कर देते। मुझे याद है, मैं जब भी दादाजी के कमरे में बल्ब बुझाने जाता था तो मुझसे कुछ शब्द कहते थे, शब्द जिन्हें मैं जानता तो था, सुनना नहीं चाहता था, कभी नहीं। तुम्हें पता है, हर बार मैं बहाने बनाता था। क्या कहा आपने? अच्छा, पानी चाहिए आपको? हाँ, चाय चाहिए, ठीक है, हाँ मैं दवा लेके आता हूँ। हाँ, और उनके कमरे से बाहर निकल आता। पर वो शब्द, वो अधूरे शब्द दिन भर मेरे कानों में गूंजते रहते थे। बाद में वो डर इतना बढ़ गया कि मैंने उनके कमरे में जाना ही बंद कर दिया। बस चुपके से जाता और वहां से बल्ब बुझाकर भाग आता था। क्या हुआ? बेटा तुम वो पीला स्कूटर मत बेचना, उसे अपने पास ही रखना। नहीं बेचूंगा पापा, पर अब तो बता दीजिए, पूना गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी गई थी? बेटा तुम अपने सपने, अपनी कहानियां उस स्कूटर को सुनाया करना, और मान लेना कि मैं सुन रहा हूँ। एक उम्र के बाद माँ बाप अपने बच्चों की बढ़ती उम्र की छाया तले छोटे होते जाते। मेरे पिताजी भी बच्चे हो गए, फिल्मों के पीछे पागल थे, बच्चों जैसी जिद करते थे, खाना पीना तक छोड़ देते थे। वो शनिवार को फिल्म देखते थे, लेकिन रविवार को फिल्म ना देखने के लिए मैंने उन्हें जैसे तैसे मना किया। मुझे लगा जैसे मैं उनके जीवन की आधी सांसें मांग रहा।
बहुत दुख हुआ था। मैं सावित्री से नाराज हुआ, एक हफ्ते घर नहीं गया, लेकिन वो नहीं मानी। मुझे माफ कर देना पापा। बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम मुझे आराम से बाबा, धीरे धीरे, आराम से। चाय ब्रेक ओवर। हाँ हाँ, चाय ब्रेक ओवर। फिर क्या हुआ था? फिर इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज हत्या हो गई। वे मेरी फिर एक दिन खबर आई कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई है। 31 अक्टूबर बुधवार पूरे देश में शोक मनाया गया। टीवी पर भी फिल्म दिखाई जानी बंद हो गई। पिताजी ने मां से कहा कि इंदिरा गांधी की मरने की खबर दादाजी को दे देना, और मां ने मुझे सौंप दिया। कहा दादाजी को कह देना इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई है, इसलिए टीवी पर फिल्में नहीं आ रही। मैं कई दिनों तक दादाजी के कमरे के इर्द गिर्द मंडराता रहा, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं, एक दिन हिम्मत करके मैं दादाजी के कमरे में गया था। हाँ, जाते ही लगा जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया कसकर। पता नहीं थी ताकत तुम्हें कहां से आ गई थी। उन्होंने मुझे अपने पास खींचा और कहा मेरे कान खराब हो गए हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वो एक सांस में इतनी लंबी लाइन कैसे बोल गए? वो हाफने लगे थे। दादाजी को मेरे भाग जाने का डर था शायद, इसलिए उनकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। मैं डर गया, डर के मारे कहना चाहा कि दादाजी इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई है, इसलिए टीवी में मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दादाजी का चेहरा डरावना होता जा रहा था, उनकी आंखें पीली होती जा रही थी। चेहरा काला और पीली आंखें, वो एकदम चील जैसे दिख रहे थे। मैं डर गया, डर के मारे मैंने हाथ छुड़वाया, कमरे से बाहर निकल गया। मार दो मुझे अभी तक याद है, जब मैं उनके कमरे में बल्ब जलाने गया तो देखा कि उनकी आंखें उनके माथे तक चली हुई है। वो टीवी वाले कमरे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा, वो पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराए नहीं थे। मैं उनके पास गया, देखा उनका शरीर पूरी तरह अकड़ा हुआ है। इच्छा हुई कि सावित्री को घसीट कर लाऊं और ये दृश्य दिखाऊं, लेकिन नहीं। मैं उनके पास बैठ गया, उनसे माफी मांगी। उनकी पलकों पर हाथ फेरा, उनकी आंखें बंद हो गई। अब कहाँ है? बाथरूम। लगातार पिताजी का बाथरूम आना मैं देखता रहा। वो बहुत परेशान थे। मेरी इच्छा हुई कि उनसे कह दूं कि मेरे कारण ही दादाजी की मृत्यु हुई है। मैं ही उन्हें इंदिरा गांधी की मौत के बारे में नहीं बता पाया, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे मार खाने का डर नहीं था, मुझे पिताजी की चिंता थी, क्योंकि वो दादाजी की मौत के कारण पूरी तरह से टूट चुके थे। मुझे लगा कि मैं समय आने पर बता दूंगा। मैं सही समय आने का ही इंतजार कर रहा था। दादाजी की मृत्यु के 3 दिन बाद पिताजी घर छोड़कर चले गए थे। पापा मेरी बात सुनिए। कहाँ जा रहे हैं आप? पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा मेरी बात सुनिए, वापस आइए, वापस आइए। पापा वो घर छोड़कर चले गए, वो घर छोड़कर चले गए, वो घर छोड़कर चले गए।
साथ ही वो अपना सारा सामान भी ले गए थे। सारा सामान मतलब एक झोला और एक पेटी, स्कूटर वही छोड़ गए थे। उस वक्त फिर उन्हें मेरे छोड़ने की चिंता थी। उन्हें मेरे छोड़ने पिताजी के आए सभी लेटर्स को मैंने कभी नहीं खोला था। लेकिन पिछले 2 महीने से उन्हें खोलता हूं, पढ़ता हूं और जवाब देता हूं। उनका आखिरी लेटर 2 महीने पहले आया था। ऊपर ही लिखा है, सुबह 7:30 बजे आ रहा हूं। इस लेटर के बाद ना वो कभी आए ना उनका कोई जाएगा। किसी के मरने का आपको उतना दुख नहीं होता है जितना कि इस बात का कि उसके साथ साथ वो संबंध भी चल गया जो सिर्फ आप दोनों जी रहे थे एक साथ। फिर लगने लगता है आपके साथ धोखा हुआ है। आप दोनों के संबंध का एक पुल था जिस पर आप दोनों साथ चला करते थे। अचानक वो अपना हिस्सा काटकर चला गया। अब आप उस अधूरे पुल के छोर पर खड़े हैं जहां से आपको उसके जीवन का किनारा तो दिख रहा है, लेकिन आप उस किनारे के रहस्यों को कभी नहीं जान पाएंगे। वो दिन ब दिन आपसे दूर होता जाएगा। कहानी तो दादाजी की मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई थी ना। अब ये जो कुछ भी है बस इस कहानी की कथन है। जो इस कहानी में है पर इसकी कहानी को क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। सुबह 7:30 बजे पिताजी आने वाले हैं। मुझे उन्हें लेने भी जाना है। एक बात पूछूं, तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? मैं पीला स्कूटर क्यों चलाता हूँ? वाहन लेने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। जो है वो पीला स्कूटर है जिसे मैं पिताजी के लिखे खतों के जवाब पढ़कर सुनाता हूँ और मान लेता हूं कि सुन रहे हैं, इसीलिए पीला स्कूटर चलाता हूँ। पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? मैं क्यों चलाता हूँ पीला स्कूटर? असल में मुझे पीलिया का डर है। मुझे डर है मेरी पीलिया से मौत हो जाएगी। हाँ, इसीलिए पीला स्कूटर चलाता हूँ। हाँ, इसीलिए पीला स्कूटर। तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? चलाता हूँ
मैं अपने आप से बदला ले रहा हूं। ये पीला स्कूटर नहीं है, ये मेरी उंगली में फंसी हुई एक फांस है जिसे हर वक्त अपने साथ लेके घूमता हूं। इसलिए पीला स्कूटर चलाता हूं। इसलिए स्कूटर अपराध बोध अगर पीठ पर लादे घूमते रहोगे तो जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। आप कब आए? सुबह 7:30 बजे। मैंने कहा था मैं आऊंगा। कब तक आते रहेंगे आप? जब तक मेरा अंतिम लेटर पढ़ोगे नहीं। हाँ? मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। हाँ? आप? तुम कौन? तुमने लिखना क्यों छोड़ दिया? आप कब तक आते रहेंगे? तुम जाना चाहती हो ना? इंदिरा गांधी के मरने की खबर दादाजी को क्यों नहीं दी गई? तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? तुम पीला स्कूटर क्यों चलाते हो? इन सारे सवालों के साथ आपसे मिलने से डरता था मैं पापा, इसलिए कभी पूछ नहीं पाया। अगर मैं खुश था, हाँ, मैं बहुत खुश था कि कोई तो है जो इन सवालों के जवाब जानता है। ये विश्वास मेरे लिए बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि इन सारे सवालों के साथ में बड़े आराम से जी रहा था, बड़े आराम से। लेकिन आपकी मृत्यु के बाद तो विश्वास भी मर गया। वो कल्पना भी अपने आप में बहुत डरावनी लगने लगी कि अब अकेले ही इन सारे सवालों के बोझ तले जीना पड़ेगा। जब तक आपसे सब ठीक था पिताजी, सब कुछ, आपके जाने के बाद सब खत्म हो गया। लेकिन अब सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है अब, क्योंकि मैंने मान लिया है। हाँ, मान लिया है मैंने। आपने मेरे सारे सवालों के जवाब अपने आखिरी खत में लिखे हैं ना? पापा, मैं जिंदगी भर उसे अपने पास संभाल के रखूंगा, मैं उसे कभी नहीं खोलूंगा, पढ़ूंगा नहीं। मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैंने मान लिया है। मैंने कहा था तुम्हें मानना पड़ेगा। अच्छा है तुमने मान लिया बेटा। अब मैं नहीं आऊंगा, चलता हूं। पर मेरी एक इच्छा है, मैं एक बार आपकी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूँ। हो सकता है? हाँ बेटा। पापा, हाँ बेटा। जब तक मैं सोना जाऊं आप कुछ ना कुछ कहते रहना। क्या कहता रहूं? वही जो मैं सुनना चाहता हूँ, जो मैं सुनना चाहता हूँ। सो जाओ, सो जाओ।
सभी अपने अपने तरीके से रात के साथ सोते हैं। रात के अंधेरे के साथ सबका अपना संबंध होता है। अगर ये संबंध अच्छा हो तो आपको नींद आ जाती है, अगर ये संबंध खराब हो तो आपके जीवन के छोटे छोटे अंधेरे रात के अंधेरे में घुस जाते हैं, जो आपको सोने नहीं देते, तो आपको सोने नहीं देते और आप दूसरों संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृत और एक्ट्रेस थिएटर एट राजस्थान द्वारा आयोजित हो रहे 7वें राजरंगम में आज आपने देखा नाटक पीले स्कूटर वाला आदमी। पात्रों से परिचय के लिए नाटक की निर्देशिका सुनीता तिवारी नागपाल को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी और इतने शानदार नाटक के लिए जोरदार तालियां। और सभी पात्रों को भी मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। पिता के किरदार में थे राजा राम बिश्नोई, बूढ़े व्यक्ति के रोल में थे निम्न थपलियाल से, नील के किरदार में थी प्रीति दुबे, पीताम्बर के कैरेक्टर में थे अखिलेश शर्मा, कैरेक्टर में थे सऊद यासी। म्यूजिक में हमारे साथ में थे कृष्णपाल सिंह राठौर, मैं चंद्रदीप, हाडा दी, मोनिका दी और उनकी पूरी टीम को, जवाहर मिलन केंद्र को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अब मैं नाटक के निर्देशिका सुनीता तिवारी नागपाल जी को अंग वस्त्र भेंट करने के लिए, सम्मानित करने के लिए समारोह के निर्देशक डॉक्टर चंद्रदीप खड़ा जी से को स्टेज को बुलाना चाहूंगी। इस समारोह के समापन पर कल आपके सामने मंचित होगा नाटक चित्रलेखा। धीरज भटनागर के निर्देशन में ये नाटक खेला जाएगा। कल शाम आप सभी का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।